हेलो फ्रेंड्स, इतिहास विषय के अंतर्गत पिछली क्लास में हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के उन महत्वपूर्ण फैक्ट्स को देखा जो कि अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, आज हम आइए देखते हैं उसके आगे वैदिक एज को अर्थात वैदिक काल को। दोस्तों, एक बात मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूं कि हम इस क्लास में केवल वही पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर आगे पूछे जाने की संभावना बनी हुई है। तो हम जो है आपका समय जाया न करते हुए हम यहाँ केवल उन्हीं फैक्ट्स को देखेंगे जो आपके एग्जाम में सीधे तौर पे जो है आपके एग्जाम में फंसेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हम वैदिक काल की बात करें तो वैदिक काल 1500 से लेकर 600 बीसी का काल माना जाता है। इसके पहले हमने देखा था कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो 1750 तक थी। 1750 बीसी तक जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता थी। तो 1700 से लेके जो है वो 1500 का काल जो है वो संक्रमण काल माना जाता है। अगर कभी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आप इसको जाने रहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता से लेके जो है सिंधु घाटी सभ्यता जहां समाप्त होती है और वैदिक सभ्यता जहां शुरू होती है उसके बीच का कालखंड जो है वो संक्रमण काल माना जाता है। इसके बाद दोस्तों, अगर हम वैदिक काल में जो है वैदिक काल की उत्पत्ति कर्ता जो है वो किसने की थी, तो ये माना जाता है कि आर्यों ने जो है आर्य जो है सबसे पहले वैदिक काल की उत्पत्ति जो है वो आर्यों के द्वारा हुई। और इस आर्य शब्द का जो है वो ऋग्वेद में 33 बार उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख 33 बार किया गया है। और मैक्स मूलर महोदय जो है इन्होंने आर्य शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहली बार मैक्स मूलर महोदय ने आर्य शब्द का प्रयोग किया। दोस्तों, ये जो आर्य शब्द है वो एक भाषा सूचक शब्द है, न कि प्रजाति सूचक शब्द है। इसको आप याद रखिएगा। आर्य एक भाषा सूचक शब्द है, न कि प्रजाति सूचक, जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। दोस्तों, अगर हम वैदिक काल मतलब आर्य कहाँ से आए, अगर हम इसकी बात करें तो विभिन्न विद्वानों ने जो है कई प्रकार के मत दिए हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आइए हम उसको देख लेते हैं विद मैप। दोस्तों, ये जैसा कि आप सभी देख रहे हैं ये इंडिया का मैप है और इंडिया के उत्तरी भाग में तिब्बत स्थित है। तिब्बत से जो है दयानंद सरस्वती ने ये बताया था कि आर्य जो है वो तिब्बत से भारत में आए थे। इसके बाद ये देवका प्रदेश है। देवका प्रदेश आपका अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान में ये देवका प्रदेश है। और डीएस त्रिवेदी ने ये बताया कि आर्य जो है वो अफगानिस्तान के देवका प्रदेश से भारत में आए थे। इसके बाद दोस्तों, भारत के उत्तरी भाग में जो है पामीर का पठार स्थित है। और इस पामीर के पठार से जो है ओल्डनबर्ग और एडवर्ड मेयर ने ये बताया कि आर्य जो है पामीर के पठार से जो है वो भारत आए थे। इसके बाद बैक्ट्रिया दोस्तों जो आज का मध्य एशिया वाला भाग है, मध्य एशिया, इस मध्य एशिया के भाग से जो है आर्य भारत में आए थे, ऐसा कहना जो है मैक्स मूलर महोदय का है। मैक्स मूलर ने यह कहा कि आर्य जो है वो मध्य एशिया के बैक्ट्रिया से जो है वो भारत आए थे। इसी तरह से अगर हम हंगरी में देखें तो हंगरी में पी गाइस महोदय ने यह कहा था कि आर्य जो है वो हंगरी से वो भारत आए थे। इसी तरह जर्मनी से जो है हर्न और पिंका ने जो है ये बताया कि आर्य जो है वो जर्मनी से भारत आए। और एक विद्वान नेहरिंग महोदय, एक विद्वान है नेहरिंग ने ये बताया कि आर्य जो है वो उत्तरी रूस से भारत आए थे। उत्तरी रूस से भारत जो है वो आर्य आए थे। तो हमने जो है कुछ विद्वानों को देखा और उन्होंने कुछ स्थान बताए और उन्होंने बताया कि यहाँ से आर्य भारत में आए। जैसे एक बार हम फिर से रिपीट कर दें, तिब्बत से जो है वो दयानंद सरस्वती ने कहा कि आर्य जो है वो तिब्बत से आए भारत में। ओल्डनबर्ग और एडवर्ड मेयर ने ये बताया कि पामीर के पठार से आए। बैक्ट्रिया से जो है वो मैक्स मूलर ने बताया कि बैक्ट्रिया से आर्य भारत आए। देवका प्रदेश जो कि आपका अफगानिस्तान में है, यहाँ से आर्य भारत आए, ऐसा कथन जो है डीएस त्रिवेदी का है। जर्मनी से जो है भारत में आए, ये हर्ड और पिंका ने कहा है। और हंगरी से आर्य भारत आए, ये पी गाइस महोदय ने कहा है।
आप इसका एक नोट्स बना लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार आता है। तो इसके बाद दोस्तों अगर हम स्रोत की बात करें कि आर्यों का आगमन जो है वो भारत में हुआ है, इसके स्रोत कहाँ मौजूद है, तो एक जो है दोस्तों एशिया माइनर या फिर बोगज कोई का अभिलेख है। एशिया माइनर या फिर उसको बोगस कोई का अभिलेख कहते हैं। ये अभिलेख तुर्की का है, ये तुर्की का अभिलेख है। और इस अभिलेख में जो है 4 भारतीय देवताओं के नाम हैं, जिसमें कि आपका इंद्र है, इंद्र, मित्र और वरुण, नाशत्य। इन 4 देवताओं का नाम जो है इस बोगस कोई अभिलेख में जो है, जो कि तुर्की का अभिलेख है, इस अभिलेख में 4 देवताओं का नाम मिलता है, जिससे कि ये पता चलता है कि आर्य जो है यहां से भारत में आए थे। इसके बाद दोस्तों एक कश्यप का अभिलेख है। कश्यप का अभिलेख वो ईरान से है, कश्यप का अभिलेख ईरान का है। इस अभिलेख से भी कुछ जानकारी मिलती है कि आर्यों का आगमन जो है वो बैक्ट्रिया से हुआ था। इसके बाद दोस्तों अगर हम साहित्यिक स्रोत की बात करें तो साहित्यिक स्रोत में जो है वो हमारे वेद आ जाते हैं, जो कि 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। उसके बाद कुछ ब्राह्मण ग्रंथ हैं, कुछ आरण्यक ग्रंथ हैं और कुछ उपनिषद हैं। तो इन चारों जो है साहित्यिक स्रोतों से जो है आर्यों की जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो आइए हम एक एक करके जो है चारों स्रोतों को जो है देख लेते हैं। साथियों अगर हम वेदों की बात करें तो वैदिक काल के जानने का स्रोत जो है वो वेदों को माना गया है। वेद कुल संख्या में 4 हैं, जिसमें कि आपका सबसे पहला वेद है ऋग्वेद। दोस्तों ऋग्वेद वो जो है सबसे प्राचीन वेद है आपका, और इसमें कुल 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,580 मंत्र हैं इसमें। और इसका संकलन जो है वो कृष्ण द्वैपायन ऋषि ने किया था, और इसीलिए इसका संकलन करने के नाते इनको जो है वेद व्यास भी कहा जाता है। इनको वेद व्यास भी जो है कहा जाता है वेदों का संकलन करने के लिए। और इस वेद में जो है वो देवताओं की स्तुति और प्रार्थना के लिए मंत्रों की रचना जो है इसी वेद में की गई है। जैसा कि मैंने बताया इसमें 10 मंडल हैं, और इसमें जो प्रमुख मंडल है उसमें आपका जो चौथा मंडल है, चौथा मंडल में कृषि की चर्चा जो है सबसे पहली बार वो ऋग्वेद में की गई है, चौथे मंडल में। और आपके 7वें मंडल में जो है वो दासराग युद्ध का वर्णन है, जो कि परशुणी या फिर रावी नदी के किनारे जो है इस युद्ध को लड़ा था। और इसमें एक तरफ राजा सुदास थे और दूसरी तरफ जो है वो 10 राजाओं का संघ था। और इन 10 राजाओं में जो है 5 आर्य राजा थे और 5 अनार्य राजा थे। इसके बाद जो 9वां मंडल है आपका, इसमें सोम देवता को इस मंडल को समर्पित किया गया है। और जो आपका 10वां मंडल है, 10वें मंडल में सबसे पहली बार पुरुष सूक्त में जो है वो वर्ण शब्द का उल्लेख किया गया है। लेकिन दोस्तों ये वर्ण शब्द जो है वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वाला वर्ण नहीं है, ये बल्कि वर्ण शब्द जो है वो गौर और श्याम वर्ण के लिए किया गया था, अर्थात रंग के लिए। जो गौर अर्थात जो गोरे रंग का होता था उसको गौर वर्ण कहा गया, और जो काले रंग का होता था उसको जो है श्याम वर्ण कहा गया। तो सबसे पहली बार वर्ण शब्द का प्रयोग जो है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में किया गया है। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद अगर हम दूसरे वेद की बात करें तो दूसरा वेद है आपका यजुर्वेद। यजुर्वेद 2 भागों में विभाजित है, एक शुक्ल यजुर्वेद है और दूसरा जो है वो कृष्ण यजुर्वेद है। जो आपका शुक्ल यजुर्वेद है ये पद्य में लिखा गया है, और कृष्ण यजुर्वेद जो है वो आपका गद्य में लिखा गया है। और यज्ञ के लिए जो है वो मंत्र इसमें बनाए गए हैं, और कर्म कांडों की चर्चा भी जो है, याज्ञिक कर्म कांड की चर्चा जो है इस आपके यजुर्वेद में है। इसके बाद अगर हम तीसरे वेद की बात करें जो कि सामवेद है, ये ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें जो है अधिकतर मंत्र वो ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। इसमें संगीत और गायन का जो है, संगीत और गायन इस वेद की विशेषता है, और इसका संकलन जो है वो जैमिनी ने किया था। जैमिनी ऋषि हैं, उन्होंने इस सामवेद का संकलन जो है
इन्होंने ही किया। इसके बाद जो आपका अंतिम वेद है वो है अथर्ववेद। दोस्तों अथर्ववेद का संकलन जो है वो अथर्वा और अंगिरस ने किया था। संकलन क्या, इन्होंने इसकी रचना की थी और ये सबसे लोकप्रिय वेद है और लोकप्रिय होने के नाते इसको जो है ब्रह्म वेद भी जो है, इस आपके अथर्ववेद को ब्रह्म वेद भी कहा जाता है। दोस्तों ये ब्रह्म वेद जो है या फिर अथर्ववेद दो भागों में विभाजित है। पहला आपका शौनक है और दूसरा जो है वो पिप्पलाद है। इसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लिया जाता है, जैसे जो हमारे वेद हैं, वेदों के कुछ उपवेद हैं और उपवेद के कुछ ज्ञाता हैं और वेदों के पुरोहित हैं, तो इसका संकलन मैंने एक जगह कर दिया गया है। दोस्तों अगर हम ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद का जो उपवेद है वो है आपका आयुर्वेद और सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है, जबकि अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है। और जो ऋग्वेद के पुरोहित हैं उनको होता कहा जाता है, सामवेद को पुरोहित को उद्गाता, यजुर्वेद के पुरोहित को अधर्व्यु और अथर्ववेद के पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता है। इसी तरह उपवेद में जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद के ज्ञाता को प्रजापति कहा गया, गंधर्ववेद के ज्ञाता को नारद कहा गया और धनुर्वेद के ज्ञाता को विश्वामित्र कहा गया, जबकि जो शिल्प वेद है, शिल्प वेद के ज्ञाता को जो है वो विश्वकर्मा कहा गया। तो फ्रेंड्स आइए इसके आगे जो है अब वैदिक समाज के कुछ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन को भी हम देख लेते हैं, जहां से क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में बनते हैं। साथियों अगर हम ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन की बात करें तो इनका जो राजनीतिक क्षेत्र था वो 4 भागों में विभाजित था, जिसमें कि जन जो है वो सबसे बड़ी इकाई होती थी। जन पूरे क्षेत्र की सबसे बड़ी इकाई होती थी और इसका जो मुखिया होता था वो जनस्य गोपा या फिर राजा कहलाता था। और आगे चल के यही जो है जन और जन मिलके जो है जनपद बन गए ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल में जो राजनीतिक संरचना की सबसे बड़ी इकाई थी वो आपकी जन थी और यही उत्तर वैदिक काल में जनपद बन गया। और उत्तर वैदिक काल के बाद जब महाजनपद काल आता है तो यही जनपद जो है फिर वो महाजनपद बन जाता है। इसकी चर्चा हम इसके आगे करेंगे। तो जो सबसे बड़ी इकाई थी ऋग्वेद में वो थी आपकी जन, जिसका मुखिया जो है जनस्य गोपा होता था या फिर इसी को राजा कहते थे। इसके बाद जन जो है वो कई विष में विभाजित था, जिसका मुखिया विषपति कहलाता था। और ये विष जो है वो ग्राम में विभाजित था, जिसका मुखिया जो है वो ग्रामीणी कहलाता था। और सबसे छोटी इकाई जो थी वो गृह थी, जिसका मुखिया जो है गृहपति या फिर कुलप कहलाता था। इसके बाद जो यहाँ का जनस्य गोपा होता था वहां वो जो है वंशानुगत राजतंत्रात्मक व्यवस्था के तहत जो है वो कार्य करता था। हालांकि ऋग्वेद में जो है 46 बार गण शब्द का भी प्रयोग हुआ है, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ पे जो है गणतंत्रात्मक व्यवस्था भी लागू थी। इसके बाद अगर हम कर संरचना की बात करें तो यहाँ पे किसी प्रकार का जो है कर नहीं लागू था, बस एक स्वैच्छिक कर था जिसको कि हम बलि कहते हैं। बलि जो है वो एक प्रकार का स्वैच्छिक कर था। और जो लूट का माल होता था वो लोमश कहलाता था, जो समिति द्वारा विभाजित की जाती थी। जो यहाँ की संस्था होती थी ये समिति द्वारा जो है इस लोमन का वो विभाजन किया जाता था कि कितना जो है वो जनस्य गोपा के पास होगा, कितना विष के पास होगा, कितना ग्रामीणी के पास होगा। और जो यहाँ की राजनीतिक संस्थाएं थी वो कुल 4 थी। एक सभा थी, दूसरी समिति थी, विदत, गण और परिषद। कुल 5 प्रकार की जो है समितियों या फिर संस्थाओं का उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है। सभा जो है वो श्रेष्ठ जन की सभा होती थी और समिति में जो है वो आम जन भाग लेते थे। ये आधुनिक लोक सभा की तरह जो है वो समिति होती थी जिसमें आम जन वो भाग लेते थे। इसके बाद जो विदत है, विदत वो सबसे प्राचीनतम संस्था है। और गण की भी चर्चा, गण और परिषद की चर्चा भी जो है वो ऋग्वेद में हमको मिलती है। इसके बाद अगर हम सामाजिक संरचना की बात करें तो जो ऋग्वैदिक परिवार था वो संयुक्त और पितृसत्तात्मक परिवार था। यहाँ का परिवार जो है वो संयुक्त और
पितृसत्तात्मक परिवार हुआ करता था। और यहाँ वर्ण व्यवस्था की भी चर्चा है, लेकिन वो वर्ण व्यवस्था जो है वो गौर और श्याम के रूप में है। जो गोरे लोग होते थे उनको गौर वर्ण का कहा गया और जो काले लोग होते थे उनको श्याम वर्ण का कहा गया। और यही वर्ण व्यवस्था जो है वो उत्तर वैदिक काल में जो है 4 वर्णों में विभाजित हो गई, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के रूप में। और अगर हम ऋग्वेद में जो है स्त्री की दशा की बात करें तो यहाँ पे बाल विवाह नहीं होता था, और इसके साथ साथ यहाँ पे पर्दा प्रथा, विधवा पुनर्विवाह, इन सब जो यहाँ पे कुरीतियां थी वो कुरीतियां यहाँ पे नहीं पाई जाती थी। अर्थात सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह और ये सब जो कुरीतियां हैं स्त्री के प्रति वो सब नहीं पाई जाती थी। और यहाँ की स्त्रियां जो है वो सभा और समिति में भाग लेती थी। जो ये संस्थाएं होती थी, राजनीतिक संस्था, वहां वो सभा और समिति दोनों में भाग लेती थी। और जो अमाजू, जो अविवाहित स्त्रियां रहती थी, जीवन भर अविवाहित स्त्रियां, उनको अमाजू कहा जाता था। और कुछ विदेशी महिला अर्थात जो वहां की विद्वान महिला होती थी उनका भी नाम मिलता है, जैसे कि अपाला, घोषा, लोपामुद्रा और शिक्ता। 4-5 नाम जो है ऋग्वेद में जो विदेशी महिलाएं होती थी उनका नाम यहाँ पे मिलता है। और यहाँ पे नियोग प्रथा की भी चर्चा है। नियोग प्रथा एक ऐसी प्रथा होती थी जिसमें किसी महिला का अगर विवाह होता है और दुर्भाग्यवश उस महिला का पति अगर एक्सपायर हो जाता है या फिर वो वंश आगे बढ़ाने में सक्षम नहीं है, तो वो महिला जो है अपने देवर के साथ जो है वो अपने वंश को बढ़ा सकती थी। इसी को जो है वो नियोग प्रथा कहा गया। दोस्तों, अगर हम आर्थिक संरचना की बात करें तो यहाँ पे कृषि और पशुपालन जो है अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार होता था। जबकि इसके पहले जब हमने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा था तो वहां पे कृषि और व्यवसाय वो आय का प्रमुख साधन था। आर्थिक व्यवस्था का प्रमुख आधार सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि और व्यवसाय था, जबकि यहाँ पे जो है वो कृषि और पशुपालन हो गया। पशुओं में सबसे प्रमुख जो है वो गाय को माना गया है। और ऋग्वेद में जो है बाघ और हाथी 2 ऐसे जानवर हैं जिसकी जानकारी ऋग्वैदिक आर्यों को नहीं थी। इसमें कुछ शब्द हैं दोस्तों जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि उपजाऊ भूमि को उर्वरा कहा जाता है, परती भूमि को खिल्य कहा जाता है, और जो हल रेखा होती है उसको सीता कहा गया है, जबकि जो जुता हुआ खेत होता है उसको क्षेत्र कहा गया है। बैल को वृक कहा गया है और जो हलवाहा होता था उसको किवास कहा गया है। हल को लांगर या फिर सीर कहा गया है। जो खेतों में खाद प्रयोग की जाती है उसको करीब या फिर साकम कहा गया है। जव को दोस्तों यव कहा गया है, जबकि धान्य जो है वो अनाज के रूप में प्रयुक्त हुआ है। धान्य में जो जितने भी अनाज होते थे सबको धान कहा गया, जबकि जव को जो है वो यव कहा गया। इसके बाद जो गाय होती थी दोस्तों उसको अघन्या कहा गया है, और जो अतिथि आता था उसको गोहन कहा गया है, और जो पुत्री होती थी उसको दुहिता कहा गया है, जबकि जो धनी व्यक्ति होता था उसको गोमत कहा गया है। तो दोस्तों ये रही जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संरचना ऋग्वैदिक काल की। आगे की क्लास में हम जो है अभी ब्राह्मण और उपनिषद की चर्चा करेंगे, और उसमें कुछ ऐसे शब्द हैं, कुछ ऐसे कथन उल्लिखित हैं जो आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उसकी भी चर्चा जो है अगली क्लास में करेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।